Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is one of the continuation of the chapter liver and biliary tract diseases. लिवर पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर वाले यूनिट से इकट्ठा एक क्वेश्चन आता है और हेपेटाइटिस बी हम पढ़ेंगे अभी. हेपेटाइटिस बी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वायरसेस ना. हेपेटाइटिस ए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेपेटाइटिस बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेपेटाइटिस बी इज़ अ डीएनए वायरस और इसका एक डीएनए वायरस का बनाया. हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए का पार्टिकल बनाया हुआ काफ़ी बड़ा पार्टिकल होता है, 42 मिलीमीटर्स का होता है और ये सबसे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू HAV HCV इन सब पार्टिकल से. इसमें एक सरफेस एंटीजन है जो यहाँ लिखी हुई है, जो ग्रीन कलर वाले सरफेस एंटीजन है. अंदर हेपेटाइटिस बी की कोर की एंटीजन है और ट्रांसमिसिबिलिटी E की एंटीजन है जो वायरल रेप्लिकेशन को डिनोट करती है. इट्स प्रेजेंट इन द ब्लड. फिर ये वायरल DNA है जिसके अंदर इसका DNA पोलीमरेज है. इसे कहते हैं हम डेन पार्टिकल. और हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है. इसके स्मॉल कंसनट्रेशन भी हेपेटाइटिस बी कॉज कर सकती है. इसकी इन्फेक्टिविटी रेट हम आगे पढ़ेंगे कि इट्स मोर देन 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी आगे से इट्स 10 टाइम मोर पोटेंट देन हेपेटाइटिस, इट्स मोर पोटेंट देन HIV वायरस. तो हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ज़्यादा पोटेंट है, मतलब HIV से भी 10 गुना ज़्यादा HCV है, तो HCV से भी 10 गुना ज़्यादा हेपेटाइटिस बी है. इसकी डिफरेंस ये सारी जो मैंने बताई, सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, सरफेस एंटीजन ट्रांसमिसिबिलिटी की और कोर की, इसके एंटीबॉडीज़ और यही एंटीजन विल हेल्प इन डिटेक्शन के एक्टिव डिजीज़ कब है, क्रॉनिक डिजीज़ कब है और सब कुछ. इसकी सोर्सेज हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन में इंजेक्शन, ड्रग यूज़ या अनस्क्रीन ब्लड का वो ट्रांसफ्यूज़ हो जाना, टैटूज़, ऑक्यूपंक्चर नीडल, सेक्शुअल होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल में, लिविंग इन क्लोज अपार्टमेंट्स, प्ले ग्राउंड प्लेयर्स, एड्स, टॉडलर्स और वर्टिकल में सबसे ज़्यादा तो मदर टू चाइल्ड जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स होती हैं. एक बात याद रखने कि हेपेटाइटिस बी वायरस बजाते खुद कोई वो नेक्रोसिस नहीं कराता है हेपेटोसाइट्स के. जो वायरल लोड है ना, कई दफ़ा आपको ज़्यादा मिलेगा लेकिन नेक्रोसिस कम मिलती है. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट डायरेक्टली टॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक. इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, बॉडी की तरफ से जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है टू वायरल एंटीजन, वो ज़्यादा मसला कॉज करता है. फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं. इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है सीरोलॉजी पे. एक तो ये कि आप वायरल DNA और कोई PCR या एलाइजा कर लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वायरल लोड एंड जीनोटाइप. PCR एलाइजा से आप इसकी कॉपीज निकाल लो तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा. और स्पेशली प्रोग्नोसिस के लिए मेजरमेंट ऑफ वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एंटीवायरल थेरेपी कितनी देनी है एंड आइडेंटिफाइंग पेशेंट विद वीक और म्यूटेंट सिंग में है कि नहीं है. ये थेरेपी की प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए हम वायरल लोड कराते हैं. बाकी जो हम सीरोलॉजी कराते हैं ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी वो टेक्निकल भी है. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कभी भी आप कहीं भी नज़र आ जाए तो इसका मतलब डिजीज़ एक्टिव है, ठीक. और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन परसिस्ट करती है अप टू 5 मंथ्स. लेकिन अगर ये 6 मंथ के बाद भी आपको पॉजिटिव मिले, परसिस्टेंस अप टू 6 मंथ, तो इसका मतलब है ये क्रॉनिक की तरफ चली गई इन्फेक्शन. इस सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी निकलेगी एट 3 to 6 मंथ्स. हर एंटीजन की एंटीबॉडी बननी है, तो इन्फेक्शन स्टेट में एंटीबॉडी इसकी निकलेगी एट 3 to 6 मंथ्स. अब ये पता करना है कि जो सरफेस एंटीबॉडी निकली है और ऑब्वियसली साइड बाय साइड जब 6 महीने के बाद अभी अगर ये इन्फेक्शन परसिस्ट करती है, क्रॉनिक में बदल गया, तो हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी भी आ जाएगी. ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रीवियस इन्फेक्शन थी या फिर वैक्सीनेटेड हुआ हुआ पेशेंट. मैं दोबारा समझाती हूँ. लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसकी हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन लेस देन 6 मंथ्स अगर पॉजिटिव रहे तो वो एक्यूट है, ठीक. और अगर जो है मोर देन 6 मंथ्स पॉजिटिव रहे तो इसका मतलब है वो क्रॉनिक है. और 3 to 6 मंथ्स में इसकी हेपेटाइटिस बी की कोर सरफेस की एंटीबॉडी भी बन जाती है. सरफेस एंटीबॉडी बन गई है. हमने अब ये पता लगाना कि क्या आया इन्फेक्शन हुई थी या फिर बच्चे को जो पहले से लगा हुआ था वैक्सीन का इंजेक्शन जो एट बर्थ हम लगाते हैं, एट बर्थ लेफ्ट डेल्टॉइड पे इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन का, हैप बी का. तो एट बर्थ वो वैक्सीनेशन की वजह से ये सरफेस एंटीबॉडी हमें मिल रही है या फिर इन्फेक्शन हुई है. हमने देखना है ना कि एक्यूट है, क्रॉनिक है, वैक्सीनेशन की वजह से ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, किस वजह से आ रही है. जब भी वैक्सीन की वजह से होगा ना तो सरफेस एंटीबॉडी अकेली पॉजिटिव होती है. हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीबॉडी वो नेगेटिव होगा. और जब भी कोई ना कोई प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से है, प्रीवियस इन्फेक्शन, तो हेपेटाइटिस बी की
सरफेस एंटीबॉडी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन प्रीवियस इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होगा। ये एक्चुअली बात उन्होंने सरफेस एंटीजन में क्यों लिखी है मुझे नहीं पता। सरफेस एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करने के बाद ही लिखनी चाहिए थी। एक सरफेस एंटीजन होती है, फिर उसकी एंटीबॉडी बनती है, फिर एक कोर की एंटीजन होती है जो ब्लड में नहीं मिलेगी, इसकी सिर्फ एंटीबॉडी मिलेगी, वो भी कम मिलेगी आफ्टर लाइक सेकेंड मंथ पे, मतलब जब एक्टिव फेज चल रहा होगा तब जाके मिलेगी। कोर की एंटीबॉडी में भी उसने स्पेसिफिकेशन डाली है कि जो हम सिंपल कह रहे हैं ना कोर की एंटीबॉडी, वो कहता है कोर की एंटीबॉडी भी दो तरह के, एक IgM है और एक IgG है। अगर तो अर्ली फेज़ में आप टेस्ट करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी की, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया, आई गेट इट, हेपेटाइटिस बी की कोर की एंटीबॉडी मिलनी है ब्लड में, एंटीजन नहीं मिलना। एक बात, हेपेटाइटिस कोर का एंटीजन नहीं मिलना, एंटीबॉडी ही मिलनी है। अगर अर्ली फेज़ में आपने टेस्ट करवाया तो IgM मिलेगा, और लेट सपोज अगर आपको टेस्ट में IgM डिटेक्ट हो जाती है तो आपने फ़ौरन समझ लेना कि वाइस वर्सा अर्ली है। अगर आपको IgG डिटेक्ट होती है इसका मतलब है क्रॉनिक फेज़ में, या फिर लेट है डिजीज़ हुई थी लेकिन अब लेट है, लेट डिटेक्ट मतलब लेट फेजेस में IgG बन जाती है ना, IgG एंटीबॉडी बन जाती है। लेट सपोज खुदा ना खास्ता नहीं, लेट सपोज आपने एक टेस्ट करवाया, उसमें आपको मिलती है IgM हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी, और सिम्टम्स क्योंकि एक्यूट हेपेटाइटिस के हैं जो इसलिए टेस्ट करवाया, और आपको हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन वो नेगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव आ जाती है। ऐसे सिनेरियोज में जहाँ सरफेस एंटीजन नेगेटिव आ जाए और IgM हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए, उस सिनेरियो को भी आपने एक्यूट हेपेटाइटिस में ही लेना है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वाइल, ठीक। मतलब IgM का ये भी एक वो सिग्निफिकेंस है कि अगर सरफेस एंटीजन वो नेगेटिव आ जाती है तो आपने इसको एक्यूट के डिटेक्शन के लिए पकड़ सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी का E एंटीजन जो वायरल रेप्लिकेशन या ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर को डिटेक्ट करता है, तो ये तो थोड़े अरसे के लिए पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद अपनी एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर ये परसिस्ट करता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में, जैसे हमने पढ़ा क्रोनिक में हमारे पास 6 महीने से ज़्यादा सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव रहेगी और एंटीबॉडी भी, सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव रहती है और उसकी एंटीबॉडी भी होती है, और कोर की एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होगी इन क्रोनिक सिनेरियोज। हम क्रोनिक का लिख लेते हैं। क्रोनिक में सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी एंड हेपेटाइटिस बी कोर की एंटीबॉडी सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और ये ट्रांसमिसिबिलिटी जो E की एंटीजन या E की एंटीबॉडी है ना, ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं। उसने बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया। आई गेस वी आर क्लियर। अब हम चलते हैं मेन जो चीज़ है ना इसकी तरफ, और फिर मैं दूसरे आपको ग्राफ पढ़ाती हूँ, उससे ज़्यादा सिनेरियो क्लियर होगा हेपेटाइटिस बी वायरस का। हेपेटाइटिस बी वायरस मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइटोटॉक्सिक है, मतलब साइटोटॉक्सिक इन अ सेंस कि बहुत टॉक्सिक वायरस है काइंड ऑफ। और ये जो है ना इसका क्रोनिक में जब बदलता है, क्रोनिक से ज़रूरी नहीं है कि सिरोसिस में जो फिर जो है HCC में कन्वर्ट हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, या डायरेक्टली भी क्रोनिक स्टेट से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। बट हेपेटाइटिस सी वायरस को ना क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसकी पूरी चेन चलती है हेप सी वायरस के स्टेट में। लेकिन हेप बी क्रोनिक से डायरेक्ट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बदल सकता है, तो सिरोसिस की स्टेज ये मिस भी कर सकता है। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 फेजेस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। एक पहली फेज जो इम्यून टॉलरेंट फेज है, जिसमें अभी इतना इम्यून रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए नॉर्मल माइक्रो इन्फ्लेमेशन, नेक्रो नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन बहुत सी माइनर या मिनिमल सी है। ALT इज़ नॉर्मल और लो। एक्यूट में हेपेटाइटिस सरफेस बी का सरफेस एंटीजन और ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन पॉजिटिव है, अभी E का ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीबॉडी नहीं आई। इम्यून रिएक्टिव फेज में ALT रेज, वायरल लोड भी रेज्ड, और यहाँ पे अब थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन जारी है, मॉडरेट या सीवियर इन्फ्लेमेशन। फिर इनएक्टिव कैरियर स्टेट में, अब यहाँ पर देखें शुरू में इनएक्टिव फेज़ में भी और फिर इम्यून रिएक्टिव फेज़ में सरफेस एंटीजन और ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन पॉजिटिव है। आहिस्ता आहिस्ता दर इज़ इनएक्टिव कैरियर स्टेट में ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन नेगेटिव हो जाती है क्योंकि उसकी एंटीबॉडी आ गई है, और ये सरफेस एंटीजन इज़ पॉजिटिव। अगर यही क्रॉनिक में बदल जाए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस फेस,
एंटीजन पॉजिटिव, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीबॉडी पॉजिटिव, और ये बाकी इन्फ्लेमेशन जो चलती जा रही है। जैसे हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 5 महीनों में लाइक माइनस नेगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव फेज में अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस चला गया तो नेगेटिव हो गया ये, इसमें सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी की भी एंटीजन नेगेटिव हो गई, इसमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिसिबिलिटी की एंटीबॉडी रह गई है, बाकी यही कि नॉर्मल एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स नॉर्मल साइड। ठीक, ये ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ग्राफ को ब्रीफ यहाँ इस तरह शो किया गया, ग्राफ को हम यहाँ बड़ा कर लेते हैं, मैंने बड़ा बनाया हुआ। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में हम कहते हैं एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड इज़ द टाइम इलैप्स जब हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन ने कन्वर्ट होना होता है इनटू सरफेस एंटीबॉडी। तो वो जो टाइम पीरियड है बिटवीन के इन्फेक्शन हुई एंड अपीयरेंस, एक तो टाइम पीरियड है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी में कन्वर्ट हुआ, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। और दूसरा विंडो पीरियड हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में होता है कि जब इन्फेक्शन हुई एंड अपीयरेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। दो विंडो पीरियड है, मतलब इन्फेक्शन से लेकर उसके अपीयरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन, और दूसरा जब सरफेस एंटीजन बनी तो उसका सरफेस एंटीबॉडी में कन्वर्ट होने का टाइम पीरियड, दोनों को विंडो पीरियड कहते हैं। अब जब क्लिनिकल इलनेस स्टार्ट हुई, लेट सपोज ये इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड था और फिर सरफेस एंटीजन जाके यहाँ पे जाके इतनी पीक शुरू हुई है इन्फेक्टिविटी पीरियड से लेकर, जब सरफेस एंटीजन जाके पता मतलब डिटेक्ट हुई है, ये सरफेस एंटीजन जाके डिटेक्ट हुई है, तो ये एक विंडो पीरियड है। और एक सबसे ज़्यादा क्लिनिकल इलनेस तब होनी है जब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सबसे ज़्यादा पीक पे है। बी के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन भी पीक पे होगा। ठीक, ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन के साथ 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 एंटीबॉडी भी इसकी बननी शुरू हो जाती है। ठीक, और इसी दौरान हमने कहा था हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीजन नहीं डिटेक्ट होती ब्लड में, कोर एंटीबॉडी जो के साथ ही डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगी इन केस अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुई है। एंटी हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीजन सेकेंड मंथ से ही वो डिटेक्ट होने लग गई है। फिर 6 मंथ्स पे हमने देखा, हमने कहा था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 5th मंथ में जाके नेगेटिव होती है, और 6 मंथ से स्टार्ट होती है हमारे पास एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी जो है ना वो 6 मंथ से बनती है। तो ये सारा ग्राफ है दैट इज शोइंग सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। इसी तरह ये एक टेबल है विच हेल्प्स के हाउ टू इंटरप्रेट द सीरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन। लेट्स सपोज अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और IgM ऑफ हेपेटाइटिस बी कोर इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन चल रही है, यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, अर्ली फेज है इंक्यूबेशन पीरियड। एक्यूट हेपेटाइटिस में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव इस्टेब्लिश में, तो बाद में हेपेटाइटिस बी कोर भी फटाफट पॉजिटिव हो जाता है। कन्वल्सेंट पीरियड में सरफेस एंटीजन नेगेटिव, IgM में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, बट कोर वुड भी पॉजिटिव, और सरफेस एंटीबॉडी भी आ गई पॉजिटिव हो गए। पोस्ट इन्फेक्शस फेज में जो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी हेपेटाइटिस बी कोर और उसकी सरफेस एंटीजन और सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी। सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी एंड पे थ्रू आउट ये पॉजिटिव रहती है अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस बी कोर इन पोस्ट इन्फेक्शस फेज। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सिर्फ पॉजिटिव है इन द बॉडी इन द सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो इसका मतलब ये पेशेंट को इन्फेक्शन है, इट्स इम्यूनाइजेशन विदाउट इन्फेक्शन। हाउ वुड यू ट्रीट द केस? ट्रीट द केस दो तरह के, या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन है या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन में मदर टू चाइल्ड हुआ है, मदर को भी हुआ होगा डेफिनेटली, और सरफेस एंटीजन उसमें पॉजिटिव है तभी तो बच्चे में आ रहा है। तो इसने बताया कि इन्फेक्शन पासिंग फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एट बर्थ लीड्स टू क्रॉनिक इन्फेक्शन इन चाइल्ड। जितनी छोटी उम्र होगी ना उतनी जल्दी क्रॉनिक डिजीज़ ने बनना है। ये रूल ऑफ थंब है कि यंगर द एज मोर लाइकली टू बिकम क्रॉनिक। न्यू नेट्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके मतलब क्रॉनिक स्टेट में बदल जाए और सिरोसिस हो जाए। तो ऐसे बच्चे को डिलीवरी के साथ ही जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिलीवरी के साथ ही वैक्सीन लगवाएं हेपेटाइटिस बी की, और हेपेटाइटिस हाइपर इम्यूनोग्लोबिन सीरम, हाइपर इम्यून सीरम ग्लोबिन जो है हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन, वो इंजेक्शन फ़ौरन लगा देना चाहिए, और मदर को भी इस तरह ट्रीट किया जाए। क्रॉनिक हेपेटाइटिस स्टेट में चला गया तो हमारा तो एक ही गोल है कि हम लोगों ने वायरल DNA को कम करना और LFT जो डीरेंज में है उसको नॉर्मलाइज करना। इसकी 2 डिफरेंट थेरेपीज़ हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स दे आर यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी। एक तो है NNRTIs और NRTIs डायरेक्ट एक्टिंग, लैमिवोडीन है, एंटिकावेर है और टेनोफेविर है, जिसको अब हम मतलब इनके सबके साथ दूसरी जो है वो पैगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा साथ देते हैं। ठीक, आई रिपीट,
डायरेक्ट एक्टिंग न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एंटीवायरल एजेंट्स में, क्योंकि वायरस है तो एंटीवायरल दे रहे हैं, लेमिविडिन, टेनोफाविर, एंटाकाविर अलॉन्ग विद पेगुलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा। और कोई भी लिवर की बीमारी, जैसे मैंने कहा था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक तो वो अल्ट्रासाउंड लिखना है और उसकी मैनेजमेंट में लिवर ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा लाजमी लिखना है। नेक्स्ट यो बताता है, यही पोटेंसी बता रहा है कि इट्स 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी फ्रॉम सी, एंड सी आगे से 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन हेपेटाइटिस इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस वैक्सीन बी वैक्सीन एंगेरेक्स लगती है और उसकी इम्यूनोग्लोबिन हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ हाइपर इम्यून ग्लोबिन। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लड कंटेनिंग एंटी हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीबॉडी से जो इम्यूनोग्लोबिन बनती है वो हम देते हैं। न्यूनेट्स बॉर्न टू बी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर दे शुड बी इम्यूनाइज्ड एट बर्थ, और उनको इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन मैंने बताया वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी की HB-IG वो देनी है। और HB की फिर सीरोलॉजी आपने फर्दर चेक भी करनी है, नहीं कि न्यूनेट को वैक्सीन लगा के भूल जाना है, नहीं, फर्दर चेक भी करनी है एट 12 मंथ्स ऑफ एज कि अब ठीक जा रहा है नहीं ठीक जा रहा, उसका कितना वायरल लोड है। फिर हेपेटाइटिस डी वायरस, डेल्टा वायरस, जो कि ये RNA वायरस ही है, लेकिन ये यहाँ तो हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्शन कर देता है सिमल्टेनियसली, उसे को इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का चल रहा है तो उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन कर देता है। इसकी भी ट्रीटमेंट ऐसी है कि इसे इंटरफेरॉन अल्फ़ा दिया जाए और पेगुलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा। और इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इसका anti-HDV का IgM टाइप डिटरमिन कर लेते हैं, इसका PCR करवा लें, यहाँ IgM हेपेटाइटिस डी वायरस का डिटरमिन करते हैं IgM टाइप इन द फ्यू डेज ऑफ ऑनसेट। और बाद में IgM जिसका IgM है वो लेटर स्टेट में IgG बन जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट हेपेटाइटिस वायरस इज़ हेप सी वायरस, वो RNA फ्लैवी वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस सी वायरस को पहले पता क्या कहते थे, नॉन बी हेपेटाइटिस। इसने भी इन्फेक्शन करनी है, ऑब्वियसली इन्फेक्टिविटी करेगा लिवर की, बट ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से फैलता है, मतलब नीडल स्टिक इंजरी और इंट्रावीनस ड्रग मिसयूज़ इंजेक्शन से वर्टिकल ट्रांसमिशन, नीडल स्टिक, अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स, आइट्रोजेनिक पेरेंटल ट्रांसमिशन लाइक बाय कंटामिनेटेड वैक्सीनेशन नीडल्स एंड शेयरिंग टूथ ब्रशेज, रेजर्स, हेप सी इस तरह फैलता है। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, इसकी इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट सीरोलॉजी और वायरोलॉजी के anti-HCV का हम PCR करा लेते हैं। हम PCR क्यों कराते हैं, हम क्यों नहीं उसका वेट करते हैं एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन का वेट किया तो 6 से 12 हफ्ते निकल जाएंगे। इट मे टेक 6 to 12 वीक्स फॉर एंटीबॉडीज़ टू अपीयर इन द ब्लड। तो हम लोग 2 से 4 हफ्ते में डिटेक्ट कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस का वायरल लोड। और मॉलिकुलर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि देयर आर 6 कॉमन वायरल जीनोटाइप जो 1 है इट्स वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न यूरोप, लेकिन यहाँ पे हमारे एशिया में मोर कॉमन है 2 and 3। 2 और 3 जल्दी ट्रीट भी हो जाती है विद इन 6 मंथ, जो 1 है उसको तो 12 महीने लगते हैं ट्रीट होने में। फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFT लिवर हिस्टोलॉजी बायोप्सी में देखते हैं कितनी फाइब्रोसिस हुई है। मेटाबॉल सिस्टम से फाइब्रोसिस की ग्रेडिंग करते हैं। हाउ वुड यू मैनेज हेपेटाइटिस सी को मैनेज करने के लिए ना ट्रिपल थेरेपी यूज़ की जाती है। एक तो पेगुलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा, वो इट इज़ गिवन वीकली, सबकुटेनियस उसका इंजेक्शन लगता है, अलॉन्ग विद ऑरल रेबावेरिन। अब ऑरल रेबावेरिन क्या मसला कर देते हैं, इट कॉजेज हीमोलिटिक एनीमिया एंड टेराटोजेनिसिटी। ठीक। लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट फॉर जिस वायरल जीनोटाइप जो 1 है उसके लिए 12 महीने जो मैंने बताया, और 2, 3 के लिए 6 महीने हैं। और हाँ, अब हम चेक कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं वायरल लोड से, PCR कराते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस का, PCR वायरस से चेक करते हैं। 12 ट्रीटमेंट जारी रखी 12 हफ्तों पे हम चेक करते हैं कितना वायरल लोड है। अगर वायरल लोड कम हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि थेरेपी चेंज करो। ट्रिपल मैंने कहा थेरेपी, तो मैंने सिर्फ 2 ड्रग्स बताई हैं अभी, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और रेबावेरिन। पेगुलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा और ऑरल रेबावेरिन के साथ हम लोग देते हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स लाइक रुटानावेर, लोपिनावेर, इंडिनावेर, तो इट गिव्स अप गुड सर्वाइवल रेट। फिर तीसरी चीज़ जो हर एक में लिखनी है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस अकर, और हेप सी में तो चाहिए होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस या एक्यूट क्रॉनिक स्टेट में क्यों बदल जाता है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ऐसे कि प्रोग्रेस कर जाए डिजीज़, मेल जेंडर या इम्यूनोसप्रेशन, पेशेंट्स सच एज को इन्फेक्शन विद HIV, प्रोथ्रोम्बिक स्टेट्स एंड दोज हु आर हैवी अल्कोहलिक्स। तो ऐसे लोगों में इट्स वेरी हाई चांस कि हेपेटाइटिस सी वायरस एक्यूट से क्रॉनिक में बदल जाए। फिर हेपेटाइटिस ई वायरस का बताया गया है कि वो भी एक RNA वायरस है। इट्स इंडेमिक इन इंडिया एंड मिडल ईस्ट। सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस ई है ना वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, एंड इट कॉजेज लिटरली फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, हाई मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
और इसका ट्रांसमिशन इज सेम एज हेपेटाइटिस ए, फीकल रूट, इट इज सेल्फ लिमिटिंग इन एक्यूट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जैसे हमने उसको पढ़ा था ना, वो भी सेल्फ लिमिटिंग है। हेपेटाइटिस ई भी इट्स आल्सो सेल्फ लिमिटिंग। इन एक्यूट इन्फेक्शन आपको हेपेटाइटिस ई की IgM मिलेगी, ऑब्वियस IgM पॉजिटिव मिलेगा, और ऑब्वियसली लेटर ऑन IgG पॉजिटिव मिलेगा। अदर फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस नॉन A, B, C या E वायरस वो हेपेटाइटिस भी कर सकते हैं, नहीं तो जो रेयर कॉज हैं साइटोमेगालोवायरस और एप्स्टेन बार वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स, येलो फीवर, ये सारे हेपेटाइटिस कर सकते हैं बिकॉज डिरेंजमेंट इन द LFTs। और बाकी चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, एक्यूट HIV इन्फेक्शन आल्सो लीड्स टू हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी हम रिटर्न ऑन वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।